हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग फिजिक्स में संधारित्र चैप्टर में आगे चलेंगे। तो पहले के क्लास में जो हमने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ, वो डिस्कस किया है संधारित्र के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार के संधारित्रों को हम लोगों ने यहाँ पर बताया। और वो 3 प्रकार के जो संधारित्र थे, समांतर पट्टी संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, ये 3 प्रकार के संधारित्र को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद समांतर पट्टी संधारित्र का आज हम लोग धारिता निकालेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो 3 प्रकार का जो संधारित्र हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें सभी प्रकार के संधारित्र का धारिता हमने तब लिखा है जबकि संधारित्रों के प्लेटों के बीच, चाहे वो समांतर प्लेट संधारित्र हो, गोली संधारित्र हो या बेलनाकार संधारित्र हो, उनके प्लेटों के बीच हवा स्थित होता था, कोई दूसरा परावैद्युत माध्यम स्थित नहीं होता था। तो हमने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर दे दिया था, लेकिन वो सारे फॉर्मूलास को डिराइव करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग समांतर पट्टी संधारित्र का धारिता डिस्कस करना मेन इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास के लिए। लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे कि ठीक है, गोली संधारित्र है और उसमें तो 2 गोला स्थित होता था, तो फिर हम लोगों ने उसकी धारिता निकाली। एक पॉइंट यहां पर आता है कि यदि केवल गोला हो, जैसे पृथ्वी अपने आप में एक गोला है, तो इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी, इस पर अब हम लोग डिस्कशन करें। तो सबसे पहले एक हम लोग चलते हैं कि गोला की धारिता हम लोग निकालते हैं। ये बीच में एक एक्स्ट्रा चीज हम दे रहे हैं तुमको, जो अक्सर जरूरत होता ही है और अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, या डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो इसलिए इसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर पट्टी संधारित्र में जाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गोला की धारिता निकालेंगे। गोला की धारिता और गोली संधारित्र, ये दोनों 2 चीज है। गोली संधारित्र में क्या है ना कि 2 गोली सतह कंसेंट्रिकली स्थित होते हैं, जो हम पिछले क्लास में हम तुमको दिखा चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे सिर्फ एक गोला दिया हुआ है। यह गोला ठोस भी हो सकता है या खोखला गोला भी हो सकता है, बस गोला से मतलब है आवेशित गोला होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं गोला की धारिता, गोला की धारिता निकाल रहे हैं। तो जब गोला की धारिता निकाल रहे हैं तो हम लोग एक गोला बना लेते हैं यहां पर। चलो, एक गोला आ गया। इसमें इस गोला की त्रिज्या आर ले लिया है हम लोगों ने, कैपिटल आर, और इसके ऊपर हम लोगों ने आवेश दे दिया। अगर ठोस गोला होगा तो तुम अंदर में भी आवेश फैला सकते हो इसमें। तो यहां पर आर बराबर गोला की त्रिज्या है, गोला की त्रिज्या। क्यू हमने क्या लिया है, क्यू बराबर गोला पर आवेश। तो सबसे पहले अगर हमको धारिता निकालनी होगी, तो धारिता का फॉर्मूला पिछले क्लास से, कई क्लास से लगातार बता रहे हैं तुमको। उसका बेसिक फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो Q तो दिया हुआ है, V इसका विभवांतर होगा, तो V बराबर
आवेशित गोला का विभवांतर, आवेशित गोला का विभवांतर। तो आवेशित गोला का अगर विभवांतर अगर हम लोग जाने तो इस v का वैल्यू क्या होगा, तो v का वैल्यू गॉस के प्रमेय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी गोला का जो विभवांतर होता है वह विभवांतर कितना होता है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पिछले सारे क्लासेस का कंसेप्ट को याद रखना है, उसके लिए ताबड़तोड़ रिवीजन जरूरत होता है, ये बात जान लो। तुम जितना रिवीजन करोगे ना मेरे फिजिक्स क्लास में उतना ज्यादा फायदा होगा। फिजिक्स चीज ही ऐसा है कि जो चैप्टर्स हम लोग खत्म कर लेते हैं वो आगे वाले चैप्टर का रॉ मटेरियल बन जाता है कि उसका हम लोग उपयोग करके फिजिक्स पढ़ते हैं। इसलिए फिजिक्स में जरूरी है कि जो भी बातें आपको पढ़ाई जाती है उसको एकदम हमेशा रिवीजन करते रहो, और जिस दिन क्लास हो चुका है उस दिन सारे मटेरियल को एकदम ब्रेन में फिट कर लो, उसको बार बार रिवीजन करके। तरीका वही है, कैसे करेंगे हम लोग ब्रेन में उसको फिट, कुछ नहीं करना है, बार बार रिवाइज करो, ठीक हो जाएगा। तो हमारा विभवांतर इतना हो गया। अगर विभवांतर इतना हो गया तब तो बस काम खत्म हो गया। तो हम लोग देखेंगे C इक्वल टू, यदि गोला का धारिता अगर है, गोला का धारिता अगर हम लोग लेते हैं तो गोला का धारिता कितना होगा, गोला का धारिता हो जाता है Q बाय V। सीधा बात है, Q तो रहने दो और V का वैल्यू तुम रखो, कितना हो जाएगा, V का वैल्यू देखो यहां पर दिया हुआ Q बाय ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, Q कैंसिल हो गया। तो बच गया यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया कि धारिता C बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यही गोला की धारिता का व्यंजक है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है संधारित्र चैप्टर में कि गोला की धारिता कितनी होगी, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन r। इस फॉर्मूला से भी तुम एक रिजल्ट देख सकते हो। क्या है रिजल्ट यहाँ पर कि धारिता भले ही गोला पर आवेश Q कुछ भी दिया हुआ हो, विभवांतर कुछ भी दिया हुआ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। Q कुछ भी है, विभवांतर कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। गोला की धारिता किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर निर्भर करती है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स है। इसका मतलब धारिता जो है गोला का फिक्स है। ये अब तभी बढ़ सकता है जबकि इसके आकार को हम लोग चेंज कर दें, और किसी भी वस्तु के आकार को चेंज करना मुश्किल है। अगर तुम मार्केट से फुटबॉल खरीद के लाए हो तो उसके आकार को कैसे चेंज करोगे, या कोई गोला दिया हुआ है लोहा का गोला, उसके आकार को चेंज करना मुश्किल है। फिर उसको पूरा मेल्ट करके फिर उसमें नया मटेरियल ऐड करके तभी उसके साइज को चेंज किया जा सकता है, जो प्रैक्टिकली मुश्किल होता है कर पाना, काफी टेढ़ा काम है। इसलिए जो दिया हुआ गोला है ना, जो दिया हुआ गोला है मतलब उसको चेंज नहीं करना है। उसका अगर तुम देखोगे तो कैपेसिटी जो है, धारिता है, वो क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस फॉर्मूला का उपयोग करके पृथ्वी की भी धारिता हम लोग निकाल सकते हैं। तुमको पता है कि पृथ्वी की धारिता कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, पृथ्वी का त्रिज्या यहाँ पर जरूरत पड़ेगा क्योंकि पृथ्वी भी अपने आप में एक गोला है। तो पृथ्वी अगर गोला है तो पृथ्वी की का भी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होगा। पृथ्वी चूंकि गोला है, ठोस गोला है, तो उसके लिए भी यदि धारिता की जरूरत होगी तो फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। r मतलब, अब इस फॉर्मूला का जो प्रयोग करके हम लोग पृथ्वी का भी धारिता निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक गोला है। पृथ्वी जो है अपने आप में एक गोला है, तो पृथ्वी की धारिता निर्धारित करने के लिए क्या चाहिए,
क्योंकि पृथ्वी गोला है तो उस पर ये फॉर्मूला यूज होगा 4πε0r। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या की जरूरत होगी केवल, क्योंकि 4πε0 तो फिक्स वैल्यू है, 1/9 इंटू 10⁻9 इसका वैल्यू रख देंगे 4πε0 का वैल्यू। और त्रिज्या का वैल्यू तुमको पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब तुम वैल्यू रखोगे ना यहाँ पर तो बड़ा आश्चर्य वाली बात होगी कि पृथ्वी की भी धारिता, क्योंकि धारिता का इकाई हम लोग फैराड लेते हैं, पृथ्वी की भी धारिता 1 फैराड नहीं होता है, 1 फैराड से बहुत कम होता है। पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा और क्या हो सकता है, और पृथ्वी की धारिता 1 फैराड नहीं होता। ये जान लो, क्वेश्चन आता है क्या पृथ्वी की धारिता 1 फैराड हो सकता है? पृथ्वी की धारिता 1 फैराड नहीं हो सकता। तो पृथ्वी का धारिता 1 फैराड नहीं हो सकता है। वो कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन से आता है कि पृथ्वी की धारिता 1 फैराड नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, क्या पृथ्वी की धारिता 1 फैराड हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? मान निकाल के तुम दिखा दो ना, यहाँ पर 4πε0 का वैल्यू रख दो 1/9 इंटू 10⁻9, आर का वैल्यू रख दो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, सॉल्व कर दो, दिखा दो। पृथ्वी की धारिता मिली फैराड के रेंज में चला जाता है। पृथ्वी की भी धारिता जो है ना वो मिली फैराड के रेंज में चला जाता है। इसलिए जब हम इकाई पढ़ा रहे थे तो उस समय फैराड को छोटे इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करके दिए, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, इसी के टर्म में चालक की धारिता होती है। कारण है पृथ्वी की ही धारिता मिली फैराड के रेंज में चला जाता है, तो बाकी दूसरे चालक जो होंगे पृथ्वी पर वो तो उससे छोटे ही होंगे आकार में, तो ऑब्वियसली कि उसकी धारिता कम होगी। ठीक है ना। तो ये गोली संधारित्र का काम खत्म हुआ। तो गोली संधारित्र तो हम कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, और आज की क्लास में गोला का काम हुआ। तो इस तरह से गोला का और गोली संधारित्र वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे यहां पर चलते हैं समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के बारे में। एग्जामिनेशन में अक्सर समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का निर्धारण करवाया जाता है। तो समांतर पट्टी संधारित्र की भी धारिता का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। एक तो जबकि समांतर पट्टी संधारित्र के अंदर हवा डाला हुआ रहेगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक माध्यम नहीं होगा, और दूसरा कंडीशन तब होगा जबकि समांतर पट्टी संधारित्र के अंदर परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का प्लेट डाला हुआ हो। तो दोनों स्थिति में हम एक एक करके डिराइव करेंगे समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता कैसे निर्धारित करते हैं। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहां पर समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता। हमें 2 समांतर पट्टी लेना होगा, और यह जो समांतर पट्टी होगा या तो आयताकार रूप में हो या चक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पट्टी समांतर होना चाहिए। तो हम यहां पर दिखा रहे हैं समांतर पट्टी से संधारित्र बना के।
ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के निर्धारण के लिए दो समांतर पट्टी लिया है। ये दो समांतर पट्टी में एक पट्टी संग्राहक पट्टी होगा जिसको हम लोग M लिखेंगे, जबकि हमने संधारित्र दिखाया। हर एक संधारित्र में बताया तुमको कि दो पट्टी होना ही है, एक संग्राहक पट्टी और दूसरा संघनक पट्टी। तो संग्राहक पट्टी N है और संघनक पट्टी को हम लोग क्या लेंगे, N हम लोगों ने ले लिया। और चूंकि ये संग्राहक पट्टी है ना, तो ऑब्वियसली है कि ये संग्राहक पट्टी सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ होगा, और ये संघनक पट्टी है तो संघनक पट्टी जरूरी है कि सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ हो। या तो ऋण ध्रुव से जोड़ दें या यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, भूतृत कर दें। या तो सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ दें या यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, इसको भूतृत कर दें, एक ही बात है। और चूंकि यहाँ पर यह समांतर पट्टी संधारित्र है और इसको यहाँ पर समांतर पट्टी संधारित्र में एम प्लेट संग्राहक पट्टी है, तो संग्राहक पट्टी को हम लोग क्या करते हैं कि धन ध्रुव से जुड़ा है, ऑब्वियसली है इसके ऊपर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। ये फिक्स कंसेप्ट है, पहले भी दे चुके हैं कि चूंकि यह संग्राहक पट्टी है तो इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश हो गया, और ये संघनक पट्टी है इसलिए इस पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। बाहर की तरफ प्लस क्यू तो उत्पन्न होगा, लेकिन क्या होगा, ये भूमि में चला जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, यह क्लासिकल थ्योरी है जिसमें यह बताया जाता है कि हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से संग्राहक पट्टी को जोड़े, इसलिए उसके ऊपर धनावेश चला गया, और यहां पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आया, बाहर की तरफ धनावेश आया, वो भूमि में चला गया या ऋण ध्रुव पर चला गया। लेकिन होता ऐसा नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स इसका जस्ट उल्टा कंसेप्ट है। मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है ना कि ट्रांसफर जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो वास्तव में क्या है ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, माइनस हुआ, और यहाँ पर इंडक्शन के कारण प्लस उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर माइनस उत्पन्न हुआ, और यह माइनस क्या है, प्लस में चला गया। यहाँ पर देखो दो कंसेप्ट है फिजिक्स में हमेशा, खासकर चार्ज से रिलेटेड। एक है क्लासिकल थ्योरी है, जो पुराना थ्योरी है, 1900 ईस्वी के पहले का थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या है, पॉजिटिव चार्ज चलता है, और मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार क्या है, नेगेटिव चार्ज चलता है। पहले यहां से नेगेटिव जाएगा, फिर इंडक्शन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ जो नेगेटिव है वो चलकर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। इसलिए दोनों दो थ्योरी है। एग्जामिनेशन में जब भी डिस्क्राइब करना है तो ये देखना है कि वहां पर एच पर क्लासिकल थ्योरी पूछा जाता है, कभी कभी क्या कहा जाता है, डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करें। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर जब आप व्याख्या करेंगे तो उसमें आप पॉजिटिव चार्ज को नहीं चलाना है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में जब भी हमको चलाना होगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों थ्योरी को हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये डिस्कशन कर दिया गया है तो इसको रखना है पास में कंसेप्ट में, क्योंकि बार बार ये बात आएगा। तो यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण यहां पर विद्युतीय तीव्रता क्या होगा, प्लस से माइनस की दिशा में कितना होता है, क्योंकि यह आवेशित पट्टी है, तो आवेशित पट्टी के कारण जो विद्युतीय तीव्रता होता है ना, वो होता है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा प्लस से माइनस होगा। फिर माइनस आवेश के कारण विद्युतीय तीव्रता होगा कितना, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम लोग देख पाते हैं कि बीच में एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एम प्लेट के कारण, संग्राहक पट्टी के कारण, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट संघनक पट्टी के कारण। तो अब हम लोग डिराइव करते हैं।
तो यहां पर जो आवेश गया है शेल के कारण, शेल का विभवांतर कितना है, v है। तो अब हम लोग यहां पर लेते हैं a बराबर पट्टी के सतह का क्षेत्रफल। तो पट्टी के सतह का क्षेत्रफल a हो गया। प्रत्येक पट्टी पर आवेश का जो परिमाण है वो क्या है, q बराबर पट्टी पर आवेश का परिमाण इसलिए लेते हैं क्योंकि एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो सिग्मा बराबर पट्टी के आवेश का तली घनत्व, पट्टी पर आवेश का तली घनत्व। अब पट्टी पर आवेश का तली घनत्व कितना होगा, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। क्योंकि तली घनत्व का मतलब होता ही है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो तुम देख रहे हो ए क्षेत्रफल पर आवेश चूंकि ए है तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बटा ए हो गया। भी बराबर हम लोगों ने क्या दिया है, हम लोगों ने भी बराबर विभवांतर लगाया है। चलो इसका काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों समांतर पट्टी के बीच में विद्युतीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ। याद रखना कि ये जो विद्युतीय क्षेत्र है ना, ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। चूंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का मान दूरी वगैरह पर निर्भर नहीं करता है। दोनों पट्टियों के बीच की दूरी हम लोग डी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तीव्रता कम होगा, जैसे जैसे इधर हम लोग आ रहे हैं वो तीव्रता बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा नहीं होता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का मान वो दूरी के मान से स्वतंत्र होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। तो d बराबर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पट्टियों के बीच की दूरी, पट्टियों के बीच की दूरी। तो ये पट्टी कौन सा है, पट्टी हमारा mn है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया, डी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे ई बराबर क्या होगा, पट्टियों के बीच की विद्युतीय तीव्रता, पट्टियों के बीच की विद्युतीय तीव्रता। तो पट्टियों के बीच की अगर विद्युतीय तीव्रता अगर निकालें तो यह विद्युतीय तीव्रता कितना होगा, आसान है यहाँ पर। तो पट्टियों के बीच की विद्युतीय तीव्रता बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दिखा चुके हैं कि विद्युतीय तीव्रता कितना है। एक पट्टी के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट विद्युतीय तीव्रता क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कितना, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। एक बात समझना है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीच में क्या है, कोई माध्यम नहीं डाला हुआ, किसी भी ढंग का परावैद्युत माध्यम हम लोग यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट सिंबल यूज कर रहे हैं। यदि माध्यम अगर इसके बीच में डाल दे तो फिर वो कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम लोग देखेंगे भी बराबर पट्टियों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखते हैं, पट्टियों के बीच विभवांतर अगर हम लोग लें तो विभवांतर जो होता है ना, भी इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू डी हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने भी का मान क्या निकाला है, यहां पर हम लोगों ने भी का मान जो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बता चुके v इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, ई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इंटू क्या कर देंगे डी, ये हमारा v निकल गया। अब तुम देखो v हम लोग निर्धारित कर चुके हैं, तो समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता कैसे हम लोग निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा इसको हम लोग स्पेस बनाते हैं। तो
तो समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता देखेंगे, समांतर पट्टी संधारित्र, तो समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता अगर हम लोग ज्ञात करें तो समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता सीधा सी ले लो, C इक्वल टू क्यू बाई भी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो तुम देख सकते हो C इक्वल टू क्यू तो ठीक है, और V का वैल्यू तुमने क्या निकाला है, V का वैल्यू निकाला है Q इंटू डी बाय का वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। तो तुम यहां देखो Q वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर कितना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देखो इस फॉर्मूला में भी तुमको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अभी हमने गोला में भी तुमको बताया था, गोला में क्या बताया था कि धारिता का मान उसके आकार पर निर्भर करता है, मतलब गोला के त्रिज्या पर केवल निर्भर करता है। यहाँ पर भी तुम देखो C का मान किस पर निर्भर किया, एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, D पर निर्भर करता है, मतलब समांतर पट्टी के आकार प्रकार पर निर्भर करता है, पट्टियों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। हमने भले ही क्यू चार्ज कुछ दे दिया, कुछ भी विभवांतर आरोपित कर दिया, लेकिन उस पर समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का मान निर्भर नहीं करता है। तो ये समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का मान का निर्धारण तब हुआ जबकि बीच में हम लोगों ने किसी भी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक मीडियम को नहीं रखा था। अब हम लोग समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता का निर्धारण तब करेंगे जबकि बीच में कोई परावैद्युत माध्यम को हम लोग रखते हैं। अगर कोई परावैद्युत माध्यम को रखते हैं तो समांतर पट्टी संधारित्र के इस धारिता का मान बदल जाएगा, एक दूसरे रूप में आएगा, तो उसका कैलकुलेशन हम